नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स इंस्टीट्यूट में। जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने भारतीय संविधान के विकास की संक्षिप्त इतिहास के बारे में एक एक्ट के बारे में जानकारी दिया था आपको, रेगुलेटिंग एक्ट, जो अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया एक प्रकार का ये पहला अधिनियम था और उसके कुछ विशेषताओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। आगे इसी श्रृंखला में आज हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से और अधिनियम अंग्रेजी सरकार के द्वारा लागू किए गए जो धीरे धीरे आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सीढ़ियां बनी। तो उसी श्रृंखला में एक एक्ट 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, परंतु ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इस बारे में सिर्फ थोड़ी सी बातें मैं करना चाहूँगा कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों प्रांतों के विधि यानी कानून बनाने का अधिकार कलकत्ता सरकार को ही दिया गया। इसीलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। एक एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और ये एक्ट दो बिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में दोहरे प्रशासन की नींव डाली गई, यानी आप कह सकते हैं ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई, जो व्यापारिक मामलों के लिए था, और दूसरे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों के लिए था। इन्हीं दो की वजह से इन्हें दोहरे प्रशासन के नींव के रूप में जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण अधिनियम चार्टर अधिनियम के बारे में जानते हैं और इसके कुछ विशेषताओं का हम बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह चार्टर अधिनियम क्या था। जैसे कि चार्टर का मतलब होता है एक राजशाही आदेश। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही थी तो उस समय इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी और एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर एक्ट पर साइन किया था, यानी एक प्रकार का राजशाही आदेश, और इसके तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। तो 1813 में इसी प्रकार का चार्टर अधिनियम लागू किया गया। अब देखते हैं कि इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिक्र करते हैं कि ये चार्टर अधिनियम क्या था। सबसे पहले इस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार पत्र थे व्यापार करने के लिए वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये एक पहला महत्वपूर्ण है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। नंबर 2, यानी कंपनी के अधिकार पत्र, जो कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी, उस अधिकार पत्र को और आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन भारत से एकाधिकार, यानी व्यापार करने का सिर्फ एकाधिकार किसे प्राप्त था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये अधिकार उनसे छीन लिया गया, यानी दूसरी कंपनियों को भी अब भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल सकती है। परंतु चीन और बाकी पूर्वी एशियाई देशों के लिए ये एकाधिकार जो है वो 20 वर्षों तक जारी रहा, क्योंकि चीन से इंग्लैंड को चाय का व्यापार किया जाता था और चाय इंग्लैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इसीलिए चीन और बाकी पूर्वी एशियाई देशों के लिए एकाधिकार ये जारी रहा। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने कहा कि भारत के साथ कंपनी के एकाधिकार, कंपनी के
एकाधिकार को छीन लिया गया। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बातें और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं कि 1813 चार्टर अधिनियम से पहले भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति नहीं थी। यानी कोई भी ईसाई मिशनरी, जो पादरी थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उन्हें भारत में आने की अनुमति नहीं थी। और इसी अधिनियम के अंतर्गत अब ईसाई मिशनरीज भी भारत आ सकते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। यानी तीसरी महत्वपूर्ण बातें हो गई, ईसाई मिशनरियों को यानी आप पादरियों को कह सकते हैं, भारत आने की अनुमति मिल गई। भारत आने की अनुमति मिल गई। तो ये वो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर कि हमने अभी चर्चा की। इसे याद रखना चाहिए कि चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत इस प्रकार ये अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके बाद एक और चार्टर अधिनियम जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो देखते हैं कि 1833 का ये चार्टर अधिनियम क्या था और उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों ने जितने भी अधिनियम या एक्ट पास किए, वो सभी अधिनियम और एक्ट उनके हित में ज़्यादा थे, क्योंकि उन अधिनियम से अंग्रेज़ों को ज़्यादा फ़ायदा था और भारतीयों को नुकसान। तो आगे देखते हैं कि चार्टर अधिनियम 1833, ये चार्टर अधिनियम क्या था। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला था, इस एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार था कि भारत के साथ वो व्यापार कर सके, अब उनके पास ये मोनोपोली नहीं रहा, ये एक अधिकार नहीं रहा कि केवल वही व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए उनके इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं और ये विशेषताएं हैं, ये जरूर याद रखना है कि इसी अधिनियम के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब इस अधिनियम के अंतर्गत जो बंगाल के गवर्नर थे, अब सिर्फ वो बंगाल के गवर्नर नहीं रहेंगे, बल्कि इस अधिनियम के अंतर्गत अब बंगाल के गवर्नर का पद पूरे भारत के लिए हो गया। अब जो भी गवर्नर जनरल होंगे पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। तो इस अधिनियम से ही हमें याद रखना है कि भारत के लिए गवर्नर जनरल कौन बना। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले इस अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल का पद किसे मिला। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इस अधिनियम के तहत कहे जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो ये थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वारेन हेस्टिंग्स 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत बंगाल का गवर्नर उन्हें बनाया गया था। और यहाँ इसी कन्फ्यूजन को हम आपसे दूर करना चाहते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स केवल बंगाल के गवर्नर थे, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ये संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। और इनका जो कार्यकाल है वो 1828 से लेकर 1834 तक रहा। अर्थात जब ये भारत आए थे तो उस समय इन्हें बंगाल का ही गवर्नर जनरल का पद मिला, लेकिन जब ये चार्टर अधिनियम पारित हुआ तो उस अधिनियम के तहत ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चुने गए। अब इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बातें और भी है कि जब ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चुने गए तो इनके ही शासनकाल में एक महत्वपूर्ण अधिनियम और पास हुआ, और उस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। तो इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ, 1829 में सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किया गया। और सती प्रथा को अंत करने में या उसे समाप्त करने में एक भारतीय समाज सुधारक का बहुत बड़ा योगदान है। और जब भी समाज सुधारक के बारे में जिक्र होता है तो सबसे पहले हमारे जहन में एक व्यक्ति का नाम आता है, राजा राम मोहन राय, जो बंगाल से ही थे और वो एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, कई भाषाओं के जानकार थे, साथ ही साथ वो पश्चिमी सभ्यता के पक्षधर भी थे। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी ज्ञान को वो बहुत ही पसंद करते थे। लेकिन भारत में जो बुराइयां उन्होंने देखी सती प्रथा का, इस प्रथा का उन्होंने विरोध किया और आखिरकार उनका ये विरोध, उनका संघर्ष रंग लाया और एक दिन सती प्रथा का अंत उनके ही अथक प्रयासों के कारण ये संभव हो पाया। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ही इसे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक का यह शासनकाल एक तरह से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में कानूनों का वर्गीकरण किया गया। भारत में कानूनों का वर्गीकरण, अर्थात कि भारत में अब कानून किस प्रकार होगा, किस किस क्षेत्र से संबंधित क्या कानून बनाया जाएगा। तो कानूनों का वर्गीकरण भी इसी अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुआ और इसके लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई जो भारत के लिए कानून बना सके। तो एक विधि आयोग की व्यवस्था हुई और भारत में प्रथम विधि आयोग, जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में
लॉर्ड मैकाले को चुना गया था। लॉर्ड मैकाले। आगे हम बात करेंगे कि लॉर्ड मैकाले ही वो व्यक्ति था जो अपने आप को बहुत ही बड़ा विद्वान समझता था। वाकई में वो विद्वान तो थे, परंतु भारतीय शिक्षा और संस्कृति को वो थोड़ी निम्न दृष्टि से देखते थे और भारत में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम को लागू करने में इसी का सबसे बड़ा योगदान रहा और इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम को लागू किया, लॉर्ड मैकाले ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे चार्टर अधिनियम 1833 के, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया और ये कोशिश की कि आपको इस अधिनियम से अवगत कराएं। आगे ऐसे ही कुछ और भी अधिनियम हैं जो महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं, जिसके बारे में आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण अधिनियमों के साथ साथ भारतीय संविधान की रूपरेखा कैसे तैयार हुई, इसके बारे में भी हम चर्चा आगे और करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।